हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। तो दोस्तों फाइनली आप सभी के सामने सोशल साइंस का महातांडव वीडियो आ चुका है। जी हाँ दोस्तों, जितने सारे वीकली टेस्ट में मैंने आप लोगों को बताया इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सभी का महातांडव वीडियो है, नहीं इससे बाहर कुछ नहीं। इसको देख लीजिए, एग्जाम में बहुत सारे सवाल इसमें से आप लोगों को देखने को मिलेंगे और इसी पैटर्न पर देखने को मिलेंगे। वीडियो को पूरा देखिए और अपने सभी दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। इससे आप लोग एग्जाम में क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे, बिल्कुल बाहर नहीं जाएगा। जो आप लोग का एग्जाम होने वाला है सोशल साइंस का, उसमें बहुत ज़्यादा फायदा करेगा। चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। और चैनल पर अगर पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और सभी दोस्तों को शेयर करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए। चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला सवाल है कि जालियांवाला बाग मैदान में अमृतसर के गांव वाले लोग किस मेले में शिरकत करने के लिए जमा हुए थे, मतलब कौन सा मेला देखने गए थे। आपको पता है दोस्तों, जालियांवाला बाग की घटना जब जनरल डायर ने अंधाधुंध गोलियां चलाई थी, तो वहां पर लोग वैसाखी मेला देखने के लिए जुड़े थे, यानी कि वैसाखी मेला सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन की समाप्ति किस घटना के साथ हुई। आपको पता है कि चौरी चौरा नामक जगह, ठीक है, आई थिंक ये जगह शायद उत्तर प्रदेश में है। वहां पर एक जगह चौरी चौरा नामक जगह पर जहां पुलिस कर्मियों के साथ जो असहयोग आंदोलन कर रहे थे उन लोगों के साथ मुठभेड़ हो गई, ठीक है। तो क्या लोगों ने वहां पर उन लोगों को, पुलिस थानों को पूरा जिंदा जला दिया सभी लोगों को। तो इस घटना से आहत होकर महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था, तो चौरी चौरा की हिंसात्मक घटना के कारण, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई। तो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत दोस्तों याद रखिए 1942 यानी 1942 में, ये हो जाए ऑप्शन नंबर गो। बहुत महत्वपूर्ण, हर एक सवाल आप लोग महत्वपूर्ण है, कई बार ये बोर्ड एग्जाम में सारे सवाल पूछे गए हैं। गदर पार्टी की स्थापना, भैया गदर मूवी नहीं है जो हाल ही में चला, गदर, ठीक है, एक प्रेम कथा तो आप लोग गदर तो देखे ही होंगे। तो ये गदर पार्टी है, ठीक है। गदर पार्टी की स्थापना किसने किया था, तो ये लाला हरदयाल ने किया था, ठीक है। किसने, लाला हरदयाल। ये ऑप्शन नंबर ख बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। स्वदेशी आंदोलन की प्रेरणा से भारत माता की छवि को चित्रित किसने किया। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों अविंद्रनाथ टैगोर। कौन, अविंद्रनाथ टैगोर ने दोस्तों स्वदेशी आंदोलन की प्रेरणा से भारत माता की छवि को चित्रित किया था। खुदाई खिदमतगार की स्थापना किसने की। खुदाई खिदमतगार की स्थापना दोस्तों याद रखिएगा अब्दुल गफ्फर खान की थी, ठीक है, यानी गौ नंबर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, गांधी इरविन समझौता कब हुआ। गांधी इरविन समझौता आपको पता है दोस्तों, गांधी जी ने नमक कानून तोड़कर नमक बनाया था, ठीक है। तो फिर गांधी जी ने मतलब एक क्या कि गांधी जी इरविन से समझौता करना चाहते थे कि नमक पर टैक्स हटाएं, ठीक है, बाकी जो भी अत्याचार हो रहा है भारत के लोगों के साथ वो ना हो। तो ये समझौता कब हुआ था, 5 मार्च 1931 को हुआ था। ऑप्शन नंबर ख बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 7 का ख। उसके बाद 8 में देखिए, गांधी जी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर किसने संबोधित किया। तो ये हमारे नेताजी यानी कि सुभाष चंद्र बोस जी ने किया था। आजकल के नेताजी कुछ और है और तब नेताजी थे सुभाष चंद्र बोस, जिनको नेताजी के नाम से, मतलब नेताजी जो नाम है ना वो भी खुद गर्व कर रहे होंगे जो सुभाष चंद्र बोस जी के साथ उनका नाम जुड़ा। और आज जो नेताजी नाम है, ये नाम शर्मिंदा हो गए होंगे इन जो आजकल के नेता हैं इन लोग साथ जुड़ करके, समझ रहे हो। 8 का क बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। गीतांजलि किसकी रचना है दोस्तों, गीतांजलि किसकी रचना है। गीतांजलि आप लोगों का ये रविन्द्रनाथ टैगोर की रचना है, गीतांजलि याद रखिएगा, ठीक है, किसकी, रविन्द्रनाथ टैगोर की। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना किसने की। तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना भगत सिंह ने की थी, ठीक। चलिए 10 सवाल हो गया, अगला और 10 सवाल इसमें लोग देखते हैं फटाफट से। इनमें से कौन सी टिप्पणी प्राकृतिक वनस्पति जात और प्राणी जात के ह्रास का सही कारण नहीं है, ठीक है। बोल रहा है कि इनमें 4 ऑप्शन है, इसमें से कौन सा कारण वनस्पति जात मतलब पेड़ पौधे और प्राणी जात मतलब जो भी जीव जंतु हो गया कि ह्रास का कारण सही कारण नहीं है। तो कृषि प्रसार भी है, ज़्यादा कृषि प्रसार होगा तो क्या पेड़ पौधे काटे ही जाएंगे तब ना खेती होगा। पशुचारण और लकड़ी एकत्रित करना, देखो लकड़ी एकत्रित करने से, लकड़ी कौन वाला एकत्रित करोगे, जो सूखा लकड़ी है। पशुचारण के लिए घास फूस खाता है। तो इसमें वनस्पति जात को क्या मतलब प्राणी जात को क्या फर्क पड़ेगा, कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। तो ये गौ नंबर आपका ये कारण नहीं है। बाकी बृहत स्तरीय विकास परियोजनाएं जो है, मतलब बड़े स्तर में विकास परियोजना होगा, फैक्ट्री वैक्ट्री लगाया जाएगा, ठीक है, कहीं और विकास परियोजना कुछ और होगा। अगर औद्योगिकरण और शहरीकरण, शहर बसा जाएगा, उद्योग लगाए जाएंगे तो भी पेड़ पौधे काटे जाएंगे, ठीक है, जीव जंतु की हानि होगी। तो ये सारे में तीनों में होता है, सिर्फ गौ नंबर में नहीं होता है। तो गौ आपका सही उत्तर हो जाएगा। इनमें से कौन सा संरक्षण तरीका समुदाय की सीधी भागीदारी नहीं। देखिए गौ नंबर यहाँ आगे है तो ऐसा मत समझिए कि गौ मतलब ये वाला, गौ जो है वही है, ठीक है।
इनमें से कौन सा संरक्षण तरीका समुदाय की सीधी भागीदारी नहीं करता? तो देखो, संयुक्त वन प्रबंधन है, चिपको आंदोलन है, बीज बचाओ आंदोलन है और वन्य जीव पशु विहार आंदोलन। तो संयुक्त वन प्रबंधन मतलब संयुक्त मतलब सभी संयुक्त होकर वन की प्रबंधन करते हैं, या जो भी है संयुक्त प्रबंधन मतलब इसमें समुदाय की भागीदारी होता है। चिपको आंदोलन में भी समुदाय भाग लेते हैं, लोग पेड़ों से जाकर चिपक जाते हैं। बीज बचाओ आंदोलन भी लोगों को द्वारा चलाया गया मुहिम था, लेकिन जो वन्य जीव पशु विहार परिसीमन था ये मतलब लोगों के द्वारा ये नहीं था, ठीक है, समुदाय के द्वारा ये नहीं था। तो घ नंबर का सही उत्तर हो जाएगा। गॉट इट। अगला प्रश्न है, सदाबहार वृक्ष चीड़ एक औषधीय वनस्पति है, यह किस राज्य में पाया जाता है? पूरा जो सदाबहार वृक्ष चीड़ है यह एक औषधीय मतलब इससे दवाई वाई बनता होगा, तो ये किस राज्य में पाया जाता है? याद रखिए ये पाया जाता है हिमाचल प्रदेश में। कौन सा? हिमाचल प्रदेश में भैया। अगला प्रश्न है, बाघ परियोजना की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो 1972। बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई? 1972 1972 ईस्वी में। महत्वपूर्ण क्वेश्चन से याद रखिए। संयुक्त वन प्रबंधन की 1988 में औपचारिक शुरुआत किस राज्य से हुई? संयुक्त वन प्रबंधन अभी आप लोगों को नाम बताएं ऊपर में। तो 1988 में इसकी जो औपचारिक ऑफिशियल जो शुरुआत हुआ स्टार्ट हुआ कहाँ से हुआ? तो ये उड़ीसा से हुआ था, याद रखिएगा। उड़ीसा बोलिए, उड़ीसा बोलिए, एक ही बात है। भारत जैव विविधता में समृद्ध देश है। विश्व की कितनी प्रतिशत उपजातियां भारत में पाई जाती है? जैव विविधता मतलब जीवों में जो भिन्नता पाई जाती है उसे ही जैव विविधता बोलते हैं, ठीक है। तो उसमें समृद्ध देश है मतलब कई प्रकार के यहाँ जीव जंतु पाए जाते हैं। विश्व की कितनी प्रतिशत उपजातियां सिर्फ भारत में पाई जाती है? तो याद रखिएगा 8%। पूरे विश्व का 8% भारत में पाया जाता है। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम पूछा गया है कि गुलाबी सिर वाली बतख किन जातियों में शामिल है? तो गुलाबी सिर वाली जो बतख है ना दोस्तों, वो आप लोग का लुप्त जातियों में शामिल है, मतलब लुप्त हो चुकी है। तो ऑप्शन नंबर घ सही हो जाएगा। भारत में जैव विविधता को कम करने वाला कारक कौन है? भारत में जैव विविधता जो है, जैव विविधता मतलब क्या? जो जीवों में विभिन्नता है, बहुत सारे जीव जंतु पाए जाते हैं, इसी को जैव विविधता बोलते हैं। विविधता मतलब डिफरेंसेस, अलग अलग टाइप का पाए जाते हैं। तो जैव मतलब जीवन जिसमें होता है, तो जैव विविधता में बहुत सारे जीव जंतु पाए जाते हैं भारत में, नाना प्रकार के। को कम करने वाला कारक क्या है? मतलब उसको मारने या कम करने वाले कारक कौन है? वन्यजीव का आवास का विनाश, बिल्कुल सही बात है। वन्यजीव को मारना या शिकार करना, बिल्कुल इससे भी कम होता है। पर्यावरण प्रदूषण और दवा छिड़कने और पर्यावरण प्रदूषण होने से भी ये होता है, यानी कि उपरोक्त सभी हो जाएगा घ नंबर, ठीक है। चिपको आंदोलन किससे संबंध? भैया चिपक जाओ, चिपक चिपक के ऐसे जब पेड़ों को बचाते हैं, पेड़ बोलते हैं हम तुम्हें ऑक्सीजन देते हैं। तो चिपक चिपक के चिपके यानी पेड़ बचाओ आंदोलन, चिपक चिपक के पेड़ बचाया जाता है। पेड़ों को मतलब क्या बोलते हैं, पकड़ लेते थे चिपक चिपक के, इस प्रकार का आंदोलन चलाया जा रहा था। चिपको आंदोलन मतलब पेड़ से चिपक जाना सीधा दोनों हाथ पकड़ के, ठीक है। तो किस लिए? ये वनों को कटाई के रोकने के लिए था। और अंतिम सवाल है, भारतीय वन्यजीव अधिनियम कब लागू किया गया? भारतीय वन्यजीव अधिनियम, रक्षण अधिनियम, जो अभी आपको बताएं बाघ वाला बाघ रक्षण अधिनियम, ठीक है, तो वही उसी साल लागू किया था 1972 में। इसका जो सही उत्तर हो जाए ऑप्शन नंबर गो इज द राइट आंसर। डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा इनके जो लेखक है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी है, ठीक है। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन से कई बार पूछा गया है। देख लो अगला क्वेश्चन, यह कथन किसका है कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? बच्चा बच्चा जानता है। ये जो बातें कही थी, ये कही थी सुभाष चंद्र बोस ने। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, मतलब तुम देश के लिए लड़ो, अपने आज़ाद जरूर होंगे। अगला सवाल है, बंगाल का विभाजन कब हुआ था? दोस्तों बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 ईस्वी में, ठीक है। बंगाल का विभाजन कब हुआ था? 1905 ईस्वी में हुआ था। संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? दोस्तों ये बहुत ही मतलब कह सकते हैं हम लोगों से जुड़ा हुआ ये आंदोलन है, क्योंकि ये झारखंड में ही लड़ा गया था ये आंदोलन, ठीक है, जिसमें सिद्धू और कान्हू इसके प्रमुख नेता थे, ठीक है। किसमें? संथाल विद्रोह में। तो ऑप्शन नंबर घ बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। ओके, अब बोला खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? देखिए खिलाफत आंदोलन का तो डायरेक्ट इंडिया से कोई संबंध नहीं था, ठीक है, क्योंकि ये खलीफा पद के लिए जो तुर्की ऑटोमन साम्राज्य जो प्रथम विश्व युद्ध में जो उसकी हार हो चुकी थी, उस पर बहुत ही अपमानजनक संधि मतलब कुछ चीज़ें थोपी जा रही थी, जिसके विरोध में भारत के जो मुस्लिम भाई लोग ये आंदोलन कर रहे थे, और सभी साथ मिलकर असहयोग आंदोलन खिलाफत आंदोलन साथ में चल रहा था। तो इसके जो प्रमुख नेता है उसका बात पूछा, ध्यान से सुन लो। इसमें थे मौलाना मोहम्मद अली और मौलाना शौकत अली, यानी बोले तो ख नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब गए? गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए थे 1893। भैया गौ नंबर तो कहीं गायब ही हो गया, याद रखो घ नंबर 1893 ईस्वी में दोस्तों गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए थे। आप लोग कमेंट में मुझे ये बताओगे कि गांधी जी जो है दक्षिण अफ्रीका से वापस कब लौटे? ये आप लोग कमेंट में सभी लोग बताओगे, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस कब लौटे। अगला प्रश्न है, चौरी चौरा में हिंसात्मक घटना कब घटित हुई? तो याद रखिएगा वो डेट 5 फरवरी 1922। जी हाँ दोस्तों, जब
जुलूस शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पर मतलब जुलूस कर रहा था वो लोग, जो भी हड़तालें कर रहा था, कुछ भी मतलब उपद्रव नहीं कर रहा था, लेकिन क्या हुआ, पुलिस वालों ने उन पर फायरिंग की। अब जिससे भीड़ पूरा उपद्रव हो गए और थाना पर पूरा थाना को आग से जला दिया एकदम। फिर गांधी जी इससे आहत हुए और असहयोग आंदोलन को वापस ले लिए। ठीक है, तो ये हुई थी चौरी चौरा नामक स्थान जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है, वहां पर ये घटना घटित हुई थी। रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ? आप लोगों को रॉलेट एक्ट के बारे में पता ही है। देखो, हर एक क्वेश्चन को समझ लो, उससे संबंधित फैक्ट भी समझ लो, ताकि एग्जाम में सवाल आए ना तो फोड़ के रख दो। रॉलेट एक्ट मतलब अंग्रेजों ने, वो ब्रिटिश ने, ठीक है, कह सकते हैं कमीना ब्रिटिश तो कह सकते हो, इतना हरामी थे वो लोग। ठीक है, उन लोगों ने एक एक्ट पारित कर दिया कि अब कोई भी हड़ताल करेगा ना, कोई भी राष्ट्रवादी आंदोलन करेगा, देश के सपोर्ट में अगर आजादी चाहेगा और हड़ताल आंदोलन करेगा तो उसे उठा के जेल में रखने का अधिकार हो गया था। और वो भी 2 साल तक बिना मुकदमा चलाए, कोई केस नहीं, कोई सुनवाई नहीं, 2 साल तक जेल में उसको भर के रख देगा। ठीक है, इस प्रकार का एकदम कानून लाया था। तो ये कानून पारित हुआ दोस्तों 1919 ईस्वी में पारित हुआ था। ठीक है, फिर इसी के विरोध में आप लोगों को पता है कि जालियांवाला बाग में सभी सभाएं कर रहे थे, वहां पर वही जालियांवाला बाग हत्याकांड घटित हुई थी। वंदे मातरम गीत किस पुस्तक से लिया गया है? तो वंदे मातरम गीत जो है दोस्तों आनंद मठ से लिया गया है। किससे लिया गया था? आनंद मठ से। ऑप्शन नंबर क सही हो जाएगा। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? आपको पता है दोस्तों कि वही रॉलेट एक्ट के विरोध में वहां पर कुछ लोग जमा हुए थे, और ऐसे मेला में बहुत लोग थे, सभी लोगों का आंदोलन से संबंध नहीं था। ठीक है, और एक्चुअली उस इलाके में दोस्तों मार्शल लॉ लागू किया जा चुका था। मार्शल लॉ मतलब आप आम भाषा में समझो 144 लगता है ना, लगभग उसी टाइप का, कि लोग एक साथ जमा नहीं हो सकते थे, किसी प्रकार का राष्ट्रवादी आंदोलन नहीं कर सकते हैं, भीड़ भाड़ नहीं कर सकते हैं। लेकिन चूंकि इलाका जालियांवाला बाग गाँव इलाका था, शहर से बाहर होने का उन लोगों को पता नहीं था कि इलाके में मार्शल लॉ लागू हो चुका है, और वहां पर एंट्री होती जनरल डायर की और धुआंधार फायरिंग होती है, किसी को नहीं छोड़ा जाता है। तो ये घटना घटित हुई दोस्तों 13 अप्रैल 1919 में। ऑप्शन नंबर क बिल्कुल सही हो जाएगा। याद रखिए, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे, यह किसने कहा था? यह कहा था हमारे प्यारे, क्या किसने? स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे, बाल गंगाधर तिलक जी ने ये बात कही थी। ऑप्शन नंबर ग बिल्कुल सही हो जाएगा। ब्रिटिश सरकार ने केसर हिंद की उपाधि से किसे सम्मानित किया था? तो दोस्तों महात्मा गांधी जी को। ठीक है, केसर हिंद उपाधि किसे दिया गया था? केसर हिंद उपाधि दिया था महात्मा गांधी जी को। अगला सवाल है, कौन सी जाति भारत में काले हिरण की रक्षा के लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों भूगोल का सवाल है कि कौन सी जाति भारत में काला हिरण जो है उसकी रक्षा के लिए प्रसिद्ध है? तो बिश्नोई समाज। आपको पता है ना कि सलमान खान जो है एक बार मतलब शिकार में गए थे तो हिरण को मार दिया था, जिसके कारण उसे अभी तक वो केस झेलना पड़ रहा है। बिश्नोई समाज ने उस पर केस कर दिया था। दोस्तों बिश्नोई समाज एक ऐसा समाज होता है ना वहाँ पे, जो हिरण को औरतें अपनी खुद का दूध पिलाती है, समझ रहे हो, इतना मतलब अपना बच्चा मानती है हिरण को वहाँ पर। ठीक, चलिए अगला सवाल है हम लोग का, भारत में उपलब्ध स्तनधारियों में से कितने प्रतिशत को लुप्त होने का खतरा है? तो लगभग 20% को लुप्त होने का खतरा है दोस्तों, याद रख लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन लुप्त प्रजातियां है? तो लुप्त प्रजातियां कौन है इसमें से? तो गुलाबी सिर वाली जो बतख है ना दोस्तों, याद रखिए, गुलाबी सिर वाली बतख, सॉरी चीता, गुलाबी सिर वाली बतख और पहाड़ी उल्लू, इनमें जो सभी है सभी लुप्त प्रजाति में आ चुका है अभी। वन विभाग के अनुसार कुल वन क्षेत्र का 1/3 हिस्सा किस वन का है? वन विभाग के अनुसार कुल वन क्षेत्र का 1/3 हिस्सा कौन सा वन का आता है? तो वो आता है दोस्तों, याद रखिएगा, रक्षित वन का। कौन सा? रक्षित वन, यानी कि ख बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सुंदरबन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? तो सुंदरबन जो राष्ट्रीय पार्क है ना, ये दोस्तों पश्चिम बंगाल में से, चलिए लिखा हुआ है पश्चिम बंगाल, याद रखिएगा। सुंदरबन नेशनल पार्क जो है पश्चिम बंगाल में स्थित है। संघात्मक शासन प्रणाली वाला देश इनमें से कौन नहीं है? संघात्मक शासन प्रणाली, तो दोस्तों श्रीलंका में एकात्मक शासन प्रणाली है, संघात्मक शासन प्रणाली नहीं वहां पर। तो 18 का जो 2 है बिल्कुल सही हो जाएगा। केंद्र और राज्यों के बीच सत्ता का बंटवारा कितनी सूचियों में किया गया? देखो, केंद्र और राज्यों के बीच सत्ता का बंटवारा होता है तो कितनी सूची में किया गया है? तो 3 सूची में किया गया है। ठीक है, केंद्र, सबसे पहला केंद्र सरकार हो गया, राज्य सरकार हो गया और स्थानीय सरकार हो गया, जिसको पंचायत सरकार बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 3 सूची में बंटवारा हुआ है। सबसे पहले सत्ता की सरकार मतलब कुछ अधिकार किसके पास रहेंगे? केंद्र सरकार। उसके बाद राज्य सरकार के पास भी अधिकार रहती है। उसके बाद जो हमारा लोकल का सरकार, जो स्थानीय सरकार जिसको बोलते हैं पंचायती सरकार, वो मतलब 3 भागों में बटा हुआ है। इनमें से कौन संघ सूची के विषय है? देखिए 3 तरह का सूची होता है, ध्यान से सुन लीजिए, 3 तरह का सूची होता है। अरे भाई सूची नहीं, सूची बोल रहा हूं मैं सबसे पहला संघ सूची, उसके बाद राज्य सूची, और फिर आता है आपका समवर्ती सूची। समझ गए?
तो इसमें संघ सूची के विषय कौन है, तो याद रखिएगा प्रतिरक्षा, विदेशी मामले और बैंकिंग। आपको मैं एक लिस्ट दे दूंगा, बाद में बताऊंगा, जिसमें आपको ये सारा चीज बता दूंगा कि संघ सूची में कितने सारे विषय आते हैं, कौन कौन से विषय आते हैं, राज्य में क्या क्या विषय आता है और समवर्ती सूची में क्या विषय आता है, तीनों चीज है क्या। तो समझ लो, संघ सूची मतलब होता है ना जिसमें कानून बदलने का अधिकार, कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार के पास होती है। जो राज्य सूची में जितने सारे विषय आते हैं उसमें कानून बनाने का अधिकार या कानून बदलने का अधिकार राज्य सरकार के पास अंतर्गत आता है। और समवर्ती सूची ऐसे अधिकार होते हैं, ठीक है, समवर्ती सूची जो उसका आप लोगों का राज्य और क्या केंद्र दोनों के पास वो अधिकार रहता है, ठीक है। तो दूसरा क्या है 21 नंबर, पुलिस, व्यापार, कृषि, सिंचाई जैसे प्रांतीय महत्व के विषय किस सूची के अंदर, तो जहां भी पुलिस आएगा, व्यापार, कृषि, ये सभी राज्य सूची के अंतर्गत आता है। आप लोग सुने होंगे झारखंड पुलिस, तो झारखंड राज्य में ही होता है ना, तो राज्य के अंतर्गत आते हैं। शिक्षा, वन विवाह, गोद लेना, उत्तराधिकार आदि विषय किस सूची के अंतर्गत आते हैं, तो दोस्तों ये समवर्ती सूची में आते हैं। कौन सा, समवर्ती सूची में आता है। और एक प्रश्न है कि भारत में अवशिष्ट मतलब बाकी जो विषय हो गया बचा, जो आपका न समवर्ती सूची में आता है, न राज्य सूची में आता है, न आपका केंद्र सूची में मतलब संघ सूची में आता है, तो विषय किसके अंतर्गत आ जाएंगे, तो दोस्तों वो आपका केंद्र सरकार के अंतर्गत आ जाएंगे, ठीक है। तो किसके क्षेत्र अधिकार क्षेत्र में आएंगे, केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आएंगे। ओके, झारखंड राज्य गठन कब हुआ, तो दोस्तों ये हुआ था 2000 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। और आप लोगों को कमेंट में बताना, क्या बताना है कि कब हुआ था, डेट बोलना है, 2000 कब, डेट बोलना आप लोगों को। संविधान में कुल कितनी भाषाओं का अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया, दोस्तों संविधान में कुल कितनी भाषाओं को अनुसूचित भाषाओं का दर्जा दिया गया, याद रखिएगा कुल 22 भाषाओं को, ठीक है। संविधान में कुल 22 भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया, याद रखिएगा। वनोत्पाद संग्रह करना किस क्षेत्र का गतिविधि है, ठीक है। वनोत्पाद मतलब वन से जो भी आप संग्रह करते हो, फल मूल कुछ भी वन से अगर आप प्राप्त करते हो, कौन सा क्षेत्रक, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, पहला में होता है प्राथमिक क्षेत्रक, दूसरा होता है द्वितीय क्षेत्रक और तीसरा होता है तृतीय क्षेत्रक। 3 क्षेत्रक है। पहला क्षेत्र के अंतर्गत बिल्कुल जमीन से जुड़ी हुई चीजें आती है, जैसे कुछ खनन हो रहा है, मतलब कुछ खुदाई हो रहा है, वन से कुछ प्राप्त कर रहे हो, ठीक है, भेड़ बकरियां, ये सारे जो आप लोग कर रहे हो, पशुपालन, ये सभी प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, जो जमीन से जुड़ी हुई चीजें हैं। दूसरा फैक्ट्री, जब विनिर्माण हो रहा है, ठीक है, जैसे आंख से गन्ना से चीनी बना लिए, ठीक है, टमाटर से सॉस बना लिए, फैक्ट्री में कुछ फायदा कर लिए, ये सारे विनिर्माण उद्योग के अंतर्गत, मतलब समझो द्वितीय क्षेत्र जो है वो विनिर्माण उद्योग है, उद्योग में निर्माण होता है। और तृतीय क्षेत्रक होता है दोस्तों सेवा क्षेत्रक। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, ध्यान से सुन लो भाई। सेवा क्षेत्रक, सेवा मतलब सेवा करोगे, जैसे मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, एक प्रकार की सेवा ही तो है। बैंक में जाओगे, बैंकिंग वाले लोग काम कर रहे हैं आप लोगों के लिए, सेवा ही तो है। होटल वाले लोग सेवा ही तो, होटल के कर्मचारी सेवा ही तो कर रहे हैं, बस कंडक्टर सेवा ही तो कर रहे हैं, ठीक है। इस प्रकार जो भी, ठीक है, कोई गाड़ी चला रहा है, कोई आप लोग जा रहे हो गाड़ी किसी में चढ़ के किसी का, ये भी सेवा ही तो। ये सभी सेवा क्षेत्रक, मतलब तृतीय क्षेत्र क्या है, सेवा क्षेत्रक है, समझ गए। तो वनोत्पाद संग्रह करना किस प्रकार क्षेत्र हो गया, प्राथमिक क्षेत्र। देखो रटो नहीं, रटोगे तो सिर्फ एक ही क्वेश्चन याद होगा, समझ जाओगे ना तो उससे समझ, जो भी सवाल आएगा फोड़ के रख दोगे। चलिए अगला सवाल देखिए क्या है। ये क्षेत्रक जो सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं और उन्हें सरकारी नियमों और नियमों का अनुपालन करना होता है, मतलब ऐसा क्षेत्रक जो सरकार द्वारा रजिस्टर्ड होता है और सरकारी नियम कि हाँ 8 घंटा काम करना चाहिए, मजदूर का शोषण नहीं होना चाहिए, ये सभी का अनुपालन करते हैं। तो इस प्रकार के क्षेत्रक दोस्तों संगठित क्षेत्रक बोलते हैं। देखिए क्षेत्रक काम के आधार पर 2 प्रकार होता है, एक संगठित, एक असंगठित। संगठित मतलब कह सकते हैं कि सरकारी वाला क्षेत्र, और असंगठित मतलब प्राइवेट वाला क्षेत्र, मतलब ऐसा कर सकते हो कि ठेकेदार मजदूरी जो करता है, ठीक है। तो सरकार द्वारा जो भी पंजीकृत होता है उसे हम लोग संगठित क्षेत्रक बोलते हैं। ओके, अगला देखो कितना अच्छा प्रश्न है। रमेश, सुरेश, नरेश और राकेश 4 भाई है। रमेश खेलों में काम करता है, सुरेश किसी फैक्ट्री में मजदूरी करता है, नरेश एक शिक्षक है और राकेश एक टैक्सी ड्राइवर है। इनमें से किसके कार्य सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो साफ साफ यहाँ लिखा है कि नरेश एक शिक्षक है, मैंने कहा टीचिंग वाला कार्य सेवा क्षेत्र हो गया। राकेश टैक्सी ड्राइवर, वो गाड़ी चला रहा है, ठीक है, लोगों का सेवा ही तो कर रहा है, भले पैसा ले रहा है पर सेवा तो कर रहा है ना, इस हिसाब से सेवा ही होती है। तो राकेश और नरेश क्या हो जाएगा, मतलब नरेश और राकेश क्या हो जाएगा, सेवा क्षेत्र के अंतर्गत। नरेश और राकेश ऑप्शन नंबर ग बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, रोहन एक अकुशल बेरोजगार है, वह रोजगार की गारंटी देने वाली सरकारी योजना मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रोजगार गारंटी अधिनियम आप लोग जानते ही होंगे, के तहत अपना पंजीयन करवाता है। रोहन को वर्ष में कितने दिनों के रोजगार की गारंटी मिलेगा, तो उसे वर्ष में 100 दिनों की रोजगार की गारंटी मिलेगा। मतलब याद रखना मनरेगा के तहत, ठीक है, किसके तहत, मनरेगा के तहत व्यक्ति को 100 दिन का रोजगार की गारंटी देता है। अगर उसे साल में 100 दिन का रोजगार नहीं मिलता है तो उसे बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा, मतलब बेरोजगार के लिए पैसा दिया जाएगा, ठीक है। चलिए
अगला प्रश्न देख लीजिए, एक खेत में लक्ष्मण और उसके परिवार के 4 व्यक्ति काम करते हैं, जिसमें सालाना 20 क्विंटल गेहूं का उत्पादन होता है। ठीक है। लक्ष्मण के चचेरे भाई करण ने 1 वर्ष तक लक्ष्मण और उसके परिवार का साथ मिलकर कार्य किया, परंतु उस वर्ष कुल उत्पादन में कोई वृद्धि नहीं हुई। करण की परिस्थिति को किस श्रेणी में रखा जाएगा? तो देखो, काम कर रहा है, कोई काम कर रहा है, उसमें कोई लोग ऐड होता है बट कुछ भी वृद्धि नहीं हो रहा है। ठीक है। तो इस प्रकार जो बेरोजगारी होता है उसे हम लोग प्रच्छन्न बेरोजगारी कर रहे हैं। मतलब देखो, या फिर ऐसे कह सकते हो, कोई जो बेरोजगार है वो रोजगार करने के इच्छुक है, काम करने के इच्छुक है, बट उसे काम नहीं मिल रहा है, तो उस प्रकार के व्यक्ति को भी प्रच्छन्न बेरोजगारी बोलेंगे। या फिर ठीक है, कोई काम तो कर रहा है बट उत्पादन नहीं बढ़ रहा है। जैसे देखो कि 20 क्विंटल गेहूं उत्पादन होता है, लक्ष्मण के चचेरे भाई भी काम में लग जाते हैं। ठीक है, परंतु फिर भी उत्पादन में वृद्धि नहीं हुई। तो इस प्रकार की भी जो रोजगार क्या बोलता है बेरोजगारी होती है, वो भी प्रच्छन्न बेरोजगारी में ही आती है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि अर्थव्यवस्था में प्रत्येक क्षेत्र के अंतिम उत्पाद की ही गणना क्यों की जाती है? देखो, जब भी कोई अर्थव्यवस्था में क्या जो फाइनल प्रोडक्ट पैदा होता है, मतलब आप गेहूं लगाएं, गेहूं से गेहूं निकालिए, गेहूं का दाना निकाले, अब गेहूं का दाना से पीस करके आटा बन गया। क्या बन गया? आटा बन गया। अब आटा में क्या मिलाया? चीनी मिलाया, तेल मिलाया, क्या क्या मिलाया, और भी अच्छा अच्छा सुगंध मिला दिया, और भी जीरा मिला दिया, और वो क्या एक बिस्किट बना दिया। तो आपका किस प्रोडक्ट की गणना होगा? गेहूं का थोड़ा होगा, क्यों? गेहूं में खर्चा हुआ है, गेहूं को आटा बनाने में खर्चा हुआ है, आटा को बिस्किट बनाने में खर्चा हुआ है। तो फाइनली जो बिस्किट है इसमें सभी का मूल्य ऐड है, तो इसीलिए क्या अंतिम उत्पाद की ही गणना क्यों जाती है? क्योंकि उसमें सभी का दाम ऐड रहता है। ठीक है, तो अंतिम उत्पाद क्यों? दोहरी गणना से बचने के लिए। मान लो आप आटा का दाम जोड़ लिए, ठीक है, अर्थव्यवस्था में आटा का दाम जोड़ लिए, लेकिन अब आपका जो बिस्किट आटा का दाम जोड़ लिए, आटा का दाम में चलो गेहूं का दाम, गेहूं को पिसाने का दाम आ गया, उसको लगाने का दाम आ गया, लेकिन क्या जो बिस्किट बना उसका दाम आया नहीं? फाइनल प्रोडक्ट हमें क्या बना था? बिस्किट बना था ना। तो हम अंतिम उत्पाद की ही गणना की जाती है, ताकि दोहरी गणना नहीं हो। ठीक है, क्योंकि एक बार आप बिस्किट का दाम जोड़े, बिस्कुट को कितना में खरीदे? 10 रुपया में, अब इसमें आटा का प्रयोग हुआ, फिर से आप आटा का दाम जोड़ रहे हो उसमें, तो फिर डबल ऐड हो जाएगा ना दाम। इसलिए विनिर्माण की क्रिया किस क्षेत्र का भाग है? तो विनिर्माण मतलब हो जाएगा द्वितीयक क्षेत्र का। आप लोग पहले हम बताएं। अनिता एक साड़ी की दुकान में कार्य करती है, जहां सवैतनिक अवकाश का कोई प्रावधान नहीं है, मतलब वेतन के साथ छुट्टी नहीं मिलेगा भाई, काम करना ही करो, अगर काम छोड़ोगे तो मतलब काम में नहीं आओगे तो वेतन नहीं मिलेगा। ठीक है, अनिता के लिए है। जबकि सीता एक सरकारी अस्पताल में नर्स है, देखो सरकारी वाला सब जुड़ गया ना, जहां उसे वर्ष में कुछ दिन सवैतनिक अवकाश मिलता है, मतलब वेतन के साथ अवकाश, आप छुट्टी मनाओ लेकिन आपको उसका वेतन भी मिलेगा। इस दोनों में से किसका कार्य क्षेत्र संगठित और किसका असंगठित? आप लोग कमेंट करके खुद बोल सकते हो। इतना आसान सवाल आप लोग समझ ही गए होंगे, तो कमेंट करके जल्दी से बोल दो। आप लोग कमेंट किया, मैं इंतजार करूंगा। हाँ, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो सब्सक्राइब जरूर कर दो अभी, क्योंकि आगे और भी अच्छे अच्छे वीडियोस आएंगे। एग्जाम की तैयारी बहुत ही शानदार धुआंधार होगी। जिस प्रकार रिजल्ट में इस बार फोड़े हैं, आप लोग भी फोड़ोगे, बस आप लोग को मेहनत करना है मेरे साथ। अंतिम वस्तुओं के मूल्य में मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य क्या होता है? अभी बताएं। अंतिम वस्तु बिस्किट बना, उसमें जो मध्यवर्ती सामान है, गेहूं है, आटा है, सबका दाम उसमें ऐड होता है ना। बिल्कुल, सभी का दाम पहले से ही उसमें से शामिल होता है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब अस्तित्व में आया? तो दोस्तों ये 2005 में अस्तित्व में आया था, जिसमें 100 दिनों की रोजगार की गारंटी का इसमें दावा किया गया था। ठीक है, मतलब भरोसा दिया गया था। भंडारण को किस क्षेत्र में शामिल किया गया? तो भंडारण मतलब चीजों को भंडारण करके रखना, तो ये भी सेवा क्षेत्र के अंतर्गत ही आता है, याद रखना, मतलब तृतीयक क्षेत्रगत। सेवा क्षेत्र मतलब तृतीयक क्षेत्र, याद रखना। निम्न में से कौन से क्रियाकलाप द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, मतलब फैक्ट्रीज के? तो पहला क्या है? इस क्षेत्र में वस्तुओं के क्या है? इस क्षेत्र में वस्तुओं के स्थान पर सेवाओं का उत्पादन नहीं, सेवाओं का तो तृतीय क्षेत्र में है, मतलब ये गलत हो गया। प्राकृतिक उत्पादों को विनिर्माण के द्वारा बदला जाता है, बिल्कुल सही बात। प्राकृतिक उत्पाद मतलब जो भी प्रकार प्रकृति के तौर पर उत्पादन है, गेहूं को आटा बना रहे हो, टमाटर का सॉस बना रहे हो, कुछ भी फैक्ट्री में जो चीज आप बना रहे हो, मतलब तो ये द्वितीय क्षेत्र के अंदर आता है, जो कि विनिर्माण उद्योग होता है। ऑप्शन नंबर ख बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, कोई काट नहीं इसका। अगला प्रश्न है, प्रच्छन्न बेरोजगारी का मतलब एक ऐसी स्थिति है जहां लोग काम तो करते हैं बट उसका उत्पादकता शून्य होता है। अभी आप लोग दिखा है ना कि एक खेत में काम कर रहा है 4 आदमी, अब उसका चचरा भाई भी ऐड हो जाता है, बट उसमें उत्पादन में कोई वृद्धि नहीं होता है। 20 क्विंटल गेहूं 20 ही क्विंटल रह जाता है। तो क्या ये कैसी कौन सी बेरोजगारी? प्रच्छन्न बेरोजगारी। तो जहां नियोजित तो है, काम तो कर रहा है, बट उत्पादकता क्या है? शून्य है। 14-15 वर्ष के आयु के स्कूल जाने वाले कुल बच्चों का उस आयु वर्ग के स्कूल बच्चों के 7% क्या कहलाता है? मतलब 14 से 15 वर्ष के ऐसा बच्चा जो स्कूल जाता है, बट ऐसा बट कुल बच्चा उस आयु के, मतलब 14 वर्ष से 15 वर्ष के स्कूल जाने वाले बच्चों की संख्या, स्कूल जाने वाले बच्चों की संख्या बटे कुल बच्चा,
इस अनुपात को हम लोग निवल अनुपस्थिति अनुपात बोलते हैं, सॉरी निवल उपस्थिति अनुपात बोलते हैं, कि उपस्थित हो रहा है ना। तो 14 का क बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, निवल उपस्थिति अनुपात। अगला प्रश्न है, संगठित क्षेत्र का सही अर्थ क्या है? तो यह उन उद्यमों को शामिल करता है जहां रोजगार की शर्तें नियमित है, यह सरकार के नियंत्रण से बाहर है, बिल्कुल नहीं, सरकार के कंट्रोल में होता है, यह कम वेतन, नहीं भाई अच्छा खासा वेतन देगा, इसीलिए तो सब सरकारी नौकरी के पीछे भाग रहे हैं। क्या बोलते हैं कि नौकरी करो तो सरकारी, वरना बेचो घर में तरकारी। ठीक है इस क्षेत्र में नौकरियां नियमित नहीं है, बिल्कुल ये सारा चीज गलत है। यह उद्यमों को शामिल करता है जहां रोजगार की शर्तें नियमित है, फिक्स आपको कुछ शर्त दिया जाएगा कि आपको 8 घंटा काम करना है, आपको अच्छा खासा वेतन मिलेगा, शर्तें नियमित होते हैं। लेकिन कहाँ ठेकेदार में जाएगा, 8 घंटा की जगह 12 घंटा खटा देगा, 10 घंटा खटा देगा। ठीक है, ठेकेदार में काम कर रहे लोग, वेतन होना चाहिए 500 रुपया, 300 रुपया दे रहे मजदूर को, 200 रुपया खुद ठेकेदार खा जा रहे हैं। ये ऐसा नहीं चलता भाई, संगठित में ऐसा नहीं चलता है। कौन से क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है? तृतीय क्षेत्र को भैया। अगला प्रश्न है, देखिए आज जो मैं ये सवाल कर रहा हूँ इसमें सब लोग गारंटीड क्वेश्चन फंसेगा ही फंसेगा, बस आप लोग समझ लो अच्छे से बाबू। ऐसे हर एक क्वेश्चन जो भी मैं वीडियो बनाया उसमें से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। सीमांत गांधी किसे कहता है? तो याद रखिए अब्दुल गफ्फर खान को सीमांत गांधी कहा जाता है, ये आप लोग का मॉडल पेपर में भी था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना याद कर लो 1885 ईस्वी में हुआ था, 1885 1885 में। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब गए दक्षिण अफ्रीका? 1893 में, याद रखना, फेमस क्वेश्चन है, पूछे जाने वाला। जालियांवाला बाग हत्याकांड किसके आदेश पर हुआ? तो जनरल डायर के द्वारा। ठीक है, इसको डायन ही कह सकते इस प्रकार से। इतने खतरनाक, इतने खराब, इतने दुष्ट आदमी थे ये। प्रथम विश्व युद्ध में किस साम्राज्य का हार हुई? तो उसमें ऑटोमन साम्राज्य, जिसको हम लोग तुर्की भी बोलते हैं, तो उसकी हार हुई थी, याद रखना। साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा? तो साइमन कमीशन भारत 1928 में पहुंचा था। पुरजोर इसका विरोध हुआ था। साइमन कमीशन भारत क्यों पहुंचा था ये भी सुन लो। साइमन कमीशन भारत में जो संविधान है ना उसमें छेड़छाड़ करने के लिए, मतलब संविधान के कुछ रूल्स बदलने के लिए भारत पहुंचा था। कौन? ये साइमन कमीशन। कुछ जो 7 लोगों का समूह था जिसमें किसी भी भारतीय को नहीं रखा गया था, इसलिए भारतीय लोग विरोध कर रहे थे। मतलब देश हमारा, रहते हम हैं, और इसका संविधान आके कोई विदेशी बनाएगा, वो गोरा फिरंगा बनाएगा, चल भग। तो उसका विरोध हुआ था। काफी इसमें दिलचस्प किस्सा है। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ? तो याद रखना सविनय अवज्ञा आंदोलन जो शुरू हुआ 1930 में दांडी यात्रा से। मतलब दांडी में जाके महात्मा गांधी जी क्या बना दिए? नमक बना दिए, और यहीं से इस आंदोलन का बिगुल फूंक दिया। ठीक है, साबरमती आश्रम से दांडी तक महात्मा गांधी ने कितने किलोमीटर? तो 240 किलोमीटर की यात्रा की, पैदल 240 किलोमीटर। समझ रहे हो, यहाँ से आप लोग कहाँ, रांची के आसपास पहुंच जाओगे। शायद रांची भी 240 किलोमीटर, शायद मुझे याद नहीं है कितना है, लेकिन रांची के आसपास पैदल चल करके ये किए थे। ठीक है, रांची भी शायद 120, मतलब रांची भी शायद 240 किलोमीटर, रांची शायद 160-70 किलोमीटर है। ठीक, चलो। दांडी यात्रा के समय गांधी जी के कितने विश्वस्त साथी पूरी यात्रा में साथ रहे? तो दांडी जी यात्रा के समय गांधी जी के कितने विश्वस्त साथी पूरी यात्रा में साथ रहे? 78, 78 वॉलंटियर्स उनके साथ थे इस यात्रा में। ओके, तो ये था दोस्तों आप लोगों का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। एक एक क्वेश्चन को देख लो, अच्छे से समझ लो। समझा तो मैंने दिया ही, बस आप लोग देख लो अच्छे से। ठीक है, वीडियो देखोगे या नंबर आएगा जरूर। तो बस चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब जरूर करना ताकि इसी प्रकार की वीडियो देख पाओ और एग्जाम में बिल्कुल फोड़ के धुआं कर पाओ। चलो दोस्तों, जितने सारे आपके दोस्त उनको बता दीजिए कि हाँ अच्छे से पढ़ाई हो रहा है, चैनल में जल्दी से जुड़े। चलिए, लव यू ऑल, थैंक यू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट वीडियो में जल्द आप लोग से मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।